तो हमने अब तक पढ़े योगा फॉर विमेन में जो उनके लाइफ के विमेन की लाइफ के 3 जो इम्पोर्टेंट फेज़ होते हैं, उसमें पहला और दूसरा हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे उनकी लाइफ का जो 3rd और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, जो प्री मेनोपॉज़ और प्री मेनोपॉज़ का और उसके बाद मेनोपॉज़ और उसके बाद का जो स्टेट होता है, उस टाइम पे क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ वो लोग महिलाएँ फ़ेस करते हैं और क्या-क्या उनके लिए हम योग से उनको कैसे उन ओवरकम हो सकते हैं या उन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं, उनकी जो भी मेंटल और फिज़ियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सबके ऊपर योग से क्या हम समाधान दे सकते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमको पता है 3rd वाला जो स्टेज है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ जैसे स्टार्टिंग के एज में अलग-अलग समस्याएँ उन लोग को फेस करनी पड़ती हैं, हम लोग को फेस करनी होती है। वैसे ही इस एज में 40 से 50 के बीच में अराउंड 40 से 50 के बीच में क्या होता है वुमेन एक्सपीरियंस करते हैं फिर से जैसे कि जब उनको पीरियड्स स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे कुछ अलग-अलग से प्रॉब्लम्स बिकॉज़ उस टाइम पे वो नया होता है सब कुछ उनको पता ही नहीं होता, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि पीरियड्स में ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ सकती है या ये जो सिम्पटम्स रहे हैं, मुझे जो सिम्पटम्स दिख रहे हैं वो पीरियड्स की वज़ह से मेरे मेंस्ट्रुएशन की वज़ह से मुझे दिख रहे हैं। ना ही वो कभी-कभी वो लोग डिस्कस भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते इन सब चीज़ों को। तो दैट मीन्स वैसे ही कुछ सिम्पटम्स, वैसे ही कुछ परेशानियाँ उनको फिर से फेस करनी होती है क्योंकि इसके बीच का जो फेज़ था वो काफ़ी कंफर्टेबली निकल चुका होता है उनका। कंफर्टेबली इन द सेंस कई बार कई प्रॉब्लम्स भी आते हैं सिस्ट और ये वो जस्ट मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कई सारे इश्यूज़ उनको फेस करने होते हैं, प्रेगनेंसी फेस करनी होती है, उससे रिलेटेड चीज़ें फेस करनी होती है। बट ये जो एज है 40 के बाद में, उसके बाद में भी वो काफ़ी हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से कई नई-नई चीज़ें उनको एक्सपीरियंस करनी होती है। तो क्या होता है इस एज में या तो उनका पीरियड सडनली स्टॉप हो जाता है या फिर डिस्टर्ब होते रहता है या फिर उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। मेन जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम और उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है या कभी-कभी 2-3 2-3 मंथ का गैप होगा या सडनली स्टॉप हो जाएगा, काफ़ी मंथ तक उनको नहीं होगा। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। एंड देन इरेगुलर भी हो जाता है कई बार और बट जब वो ऐसी चीज़ें पहली बार फेस करती हैं बिकॉज़ जो बीच का पीरियड गया उस टाइम में वो सब चीज़ें एकदम रेगुलर होती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम मैक्सिमम केसेस में नहीं आती। पूरा वो टाइम जो होता है उनका स्मूथली निकल जाता है। अगर उनकी बॉडी में कोई डिसीज़ नहीं है, तो वो जो बीच का फ़ेज़ है बहुत आराम से निकल जाता है। बट जैसे-जैसे एज बढ़ती है, तो उनको साथ ही साथ अलग-अलग टाइप की नई-नई चीज़ें देखने मिलती हैं, जैसे कि पीरियड का रुक जाना, जिससे कि वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया? या फिर उसका क्वांटिटी कम हो जाना, इस तरह की चीज़ें। बट उनको नहीं पता होता कि ये सब नेचुरल साइन है, नेचुरल सिम्पटम्स है, जिससे कि इन सिम्पटम्स से ये पता चलता है कि रिप्रोडक्टरी जो फंक्शंस हैं, दे आर कमिंग टू एंड। वो अब अपने एंड की तरफ है। बिकॉज़ उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम है अब एंड होने वाला है, ये उनको कई केसेस में उनको नहीं पता होता, तो वो परेशान हो जाते हैं कि अरे! उन्होंने सुना हुआ होता है कि किसी को तो इस 45 या 50 की एज में हुआ था, मुझे इतना जल्दी क्यों हो रहा है? तो ये सब चीज़ें हर किसी को सेम एज में नहीं होता, सबका एज, सबका टाइम इस चीज़ के लिए अलग-अलग भी हो सकता है। तो इस टाइम पे जो डिस्टर्बेंस और जो भी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हैं तो उसकी वजह से उनको जस्ट अ मिनट। तो इस वजह से उनको क्या होता है, जब वो इस टाइप की चीज़ें फ़ील करेंगे तो फिज़ियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक उनको स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। वो बता नहीं पाएँगे, थोड़ा बहुत बताएँगे बट उस चीज़ को बार-बार मन में सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ या आगे क्या होने वाला है, इस चीज़ से मुझे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी बॉडी पे। बिकॉज़ हाँ, जैसे हमने यहाँ बताया हुआ है कि ऐज ये सब सिम्पटम्स का सभी लेडीज़ का ऐज जो है वो सेम नहीं होगा, अलग-अलग ऐज में ये सब सिम्पटम्स उनको दिख सकते हैं। तो कैसे-कैसे सिम्पटम्स होंगे? वो फिज़िकल भी हो सकते हैं, फिज़ियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तीनों टाइप के सिम्पटम्स उनको दिखते हैं। तो जैसे कि ये सब का रीज़न क्या होगा? ये सब जो उनको इम्बैलेंस दिख रहा है बॉडी में उसका रीज़न क्या है? उनकी ओवरी का जो फंक्शनिंग है धीरे-धीरे काम करना बंद कर रहा है। ओवरी धीरे-धीरे फंक्शनिंग उसका रुक रहा है। उसकी वज़ह से ये सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें कौन मैनेज करता है? हमारा
जो हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स की वजह से। तो हॉर्मोन्स प्रॉपर यहाँ पे रेगुलेट नहीं है, इस वजह से ये सिम्टम्स उनको दिख रहे हैं। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से उनको और क्या क्या चीज़ फील हो सकती है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एक्सेस नॉर्मल गर्मी से ज़्यादा उनको हॉट फ्लैशेस वगैरह फील हो सकता है। किसी को हाई बीपी हो सकता है। किसी को हाई बीपी हो सकता है। और ब्रेस्ट का हेवीनेस फील हो सकता है। इसके अलावा हेडेक, इंसोम्निया, नींद नहीं आती क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। और ओबेसिटी, मोटापा भी इस टाइम पे बढ़ सकता है। अब देखिए इस टाइम पे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा होती हैं, तो स्ट्रेस आना तो स्वाभाविक है। ये जो एज होती है 40 से 60 के बीच की एज, जो लेडीज़ के बाद, रोशनी जी, 40 के बाद प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे फिर से मैसेज कीजिए, प्रॉपर आपका क्वेश्चन लिखिए, आपने बताया है या क्वेश्चन किया है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर लिखिए। ठीक है, कि आप क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जो 40 से 60 के बीच की जो एज है, इस टाइम पे उनके ऊपर काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, घर के, उनके इन-लॉज़ के, उनके बच्चे। बच्चे जनरली इस एज में बड़े हो चुके हैं, बड़े हो चुके होते हैं और अपने-अपने करियर के लिए वो लोग बिज़ी हो जाते हैं उसमें। तो एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि उस टाइम पे उनका एकदम से उनकी बॉडी में कुछ-कुछ चेंजेज़ होना, उनको मेंटली स्ट्रेस की तरफ ले जाता है धीरे-धीरे। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको फिर से टाइप कीजिए। प्रेगनेंसी, हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है ना। ये एज इसीलिए बताया कि 40 से 60 का जो एज है, ये प्री मेनोपॉज़ फ़ेज़ है, मेनोपॉज़ का फ़ेज़ नहीं है। मेनोपॉज़ हर लेडी में अलग-अलग टाइम पे आ सकता है। किसी का एज वो 45 भी हो सकता है, किसी का 50 भी हो सकता है और किसी-किसी का 51, 52 भी हो सकता है। तो अगर उनका 51, 52 उनका मेनोपॉज़ का फ़ेज़ है, तो उसके पहले उनको प्रेगनेंसी रह सकती है कभी भी। ठीक है? किसी का अगर जल्दी मैं प्री मेनोपॉज़ जल्दी आ गया है, किसी-किसी को अभी 35 के बाद ही उनका सडन प्री पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो दैट मीन्स उनका मेनोपॉज़ भी जल्दी आएगा, तो उनको प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो जिसका प्री मेनोपॉज़ जल्दी आया, उनके प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होते चले जाते हैं। तो ये वैरी करेगा हर पर्सन टू पर्सन। हर लेडी का एज सेम नहीं होगा, प्री मेनोपॉज़ के लिए भी और इवन मेनोपॉज़ के लिए भी, दोनों के लिए ये डिफरेंट रहेंगे। इसीलिए बताया गया 40 टू 60 ईयर्स के बीच में इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और प्री मेनोपॉज़ का भी स्पेसिफिक कोई एज नहीं है, डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से ये इस एज में अराउंड इस टाइप की उनके ऊपर जिम्मेदारियां और बहुत सारी चिंताएं और अलग अलग टाइप की मेंटल, उनके ऊपर इमोशनली बहुत सारी चीज़ें वो नई नई सोच रहे होते हैं कि ये मेरे साथ में क्यों है, ऐसे चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से उनको काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और अ, अब यहाँ पे योग कैसे काम करता है, योग इन सब चीज़ों में आगे हम योग के बारे में पढ़ेंगे। बट योग क्या करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेंटल लेवल पे स्टार्ट हो रही हैं, स्ट्रेस यहीं से आ रहा है उनको, हार्मोन्स इम्बैलेंस भी उसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो स्ट्रेस ले रहे हैं। तो योग क्या करेगा, धीरे धीरे उनके माइंड को स्टेबल करने का काम करता है, जिससे कि वो इन सब चीज़ों को फेस कर पाएँ। इनमें से कुछ भी रुकने वाला नहीं है। जो चीज़ें उनके साथ होने वाली हैं वो होने ही वाली है। जो भी चेंजेस उनमें आने वाले हैं वो आएंगे ही, बट उनको वो फेस कर पाएँ, उसके लिए योग उनको तैयार करता है मेंटली एंड फिजिकली। तो जैसे कि हमने कुछ फिजिकल चेंजेस की बात की, फिजिकल चेंजेस में हमने पढ़े थे हाई बीपी पढ़ा, मतलब ये फिजिकल चेंजेस है उनमें कुछ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर है, हाँ, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें हाई बीपी साइकोफिजियोलॉजिकल इसलिए बोला गया है बिकॉज ये स्टार्ट स्ट्रेस से ही होता है कहीं ना कहीं। हाँ, और अलग रीज़न भी होते हैं उसके। तो इस तरह के डिस्टर्बेंस की बात हमने कर ली। फिजियो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल बोल लीजिए उनको। उसके बाद में कुछ इमोशनल इम्बैलेंस भी होते हैं, कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टेम्पर्डनेस, उसके बाद डिप्रेशन, फ़ियर, एंग्ज़ायटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, मूड स्विंग होना, ये सब चीज़ें उनको फ़ेस करनी होती हैं और वो कई बार लेडीज़ इन सब चीज़ों को किसी को शेयर नहीं कर पाते और इसीलिए बोलते हैं कि इस एज में वो बहुत चिड़चिड़े और फ्रस्ट्रेटेड से हो जाते हैं। तो क्यों, इस सब का रीज़न क्या है? उनका जो वुमनहुड है, जो उनका एक स्त्रीत्व है, वो धीरे-धीरे उनसे छिन रहा होता है। पता तो सभी को है कि मुझ में ये चीज़ अब धीरे-धीरे मेरी ओवरीज़ फंक्शनिंग करना कम कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं और वो अपने आप में जो चेंजेस फ़ील करते हैं, उसकी वजह से उन्हें एक इनसिक्योरिटी फ़ील होती है कि मेरा जो स्त्रीत्व है, वो मुझसे छिन रहा है।
ये उसका स्ट्रेस का और उनके बाकी सारे डिप्रेशन का कई बार ये भी रीज़न होता है। तो जैसा आपने रोशनी जी पूछा, कोई एज एकदम डिफाइन नहीं कर सकते, सबके लिए एज थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अलग अलग एज होते हैं, मेनोपॉज की भी, प्री मेनोपॉज की भी, और पूरी तरह से टोटली जो पीरियड्स कंप्लीटली बंद हो जाता है उसका भी कोई सिमिलर एज नहीं होता है। बट ये एक हर किसी की जो भी एज हो उस टाइम पे, बट ये लेडी की लाइफ का बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है। क्रिटिकल पीरियड है एडजस्टमेंट के हिसाब से भी। उसको सारी चीज़ों में एडजस्ट करना होता है, उसको फैमिली लाइफ, उसका वर्क लाइफ, क्योंकि आजकल सभी वर्किंग हैं। तो उनको अपने वर्क लाइफ, अपने फैमिली लाइफ, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड, इन लॉ, सभी के साथ में बहुत सारे एडजस्टमेंट, और साथ में बॉडी के साथ में बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो इस समय पे योग आसन और प्राणायाम की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, बिकॉज़ ये सारे टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए भी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डिप्रेशन, ये हमने सारे पढ़ लिए, बाइपोलर इनको और आगे जाके डिस्कस करेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, और बहुत सारे इस टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स। देन उसके अलावा ये सब चीज़ें तो हो गई कि उनको वो ओवरी जो उनकी फंक्शनिंग कम कर रही है, तो उनमें कुछ चेंजेस उन्होंने देखे। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स भी हो ही जाती हैं कई बार, रिप्रोडक्टरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक एंडोमेट्रियोसिस, सर्वाइकल कैंसर। इनके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो आप जब उस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको इनमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। सर्वाइकल कैंसर, हाँ, उसके बाद में एचआईवी किसी-किसी को, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब भी। ये ऐसा नहीं है कि ये 40 की से 60 के बीच में ही पता चलेगा। ये तो जब रिप्रोडक्टिव एज जो हमने इसके पहले पढ़ा था, मतलब उनकी लाइफ का जो सेकंड फेज़ होता है, उसमें भी पता चल सकते हैं सारे डिसीज़ेज़। ज़रूरी नहीं है कि इसी एज में, बट इस एज में भी पता चल सकते हैं। जो तब तक हाइड हुए थे, हो सकता है अभी यहाँ पे कुछ नई चीज़ें पता चले। तो ये जो डिसीज़ेज़ हैं, ये रिप्रोडक्टरी एज में भी पता चल सकते हैं, और अब भी, मतलब प्री मेनोपॉज़ के टाइम पे या मेनोपॉज़ के टाइम पे भी इन चीज़ों का पता चल सकता है। तो इस एज के लिए, एक मिडल एज के लिए क्या प्रोटोकॉल हमको करवाना चाहिए? तो स्टार्टिंग में जैसे कि प्रेयर हमने बताया था, स्टार्टिंग में ही प्रेयर, हमको पता चल गया योगा कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए। योगा एक गिफ्ट है ओल्ड लेडी के लिए, एक बहुत अच्छा उनके लिए गिफ्ट है। तो कोई-कोई लोग जो सोचते हैं कि अरे अब तो, जैसे किसने कभी कभी किया ही नहीं योगासन, प्राणायाम कभी नहीं किया, और हम उनको बताएँ कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं तो आप योगा करिए। आपको भी ऐसे काफ़ी स्टूडेंट मिलेंगे। जब आप उनको पूछेंगे तो वो बताएँगे कि मुझे ऐसा-ऐसा अभी प्री मेनोपॉज़ की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें फ़ील हो रही है, मुझे बहुत गर्मी लगती है या मुझे चिड़चिड़ापन फ़ील होता है, मुझे योग बताइए। तो अगर उन्होंने कभी नहीं किया, तो भी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, या आपको ही उनको अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें ही आपको ही समझाना है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा गिफ्ट है। इससे केवल हेल्दी बॉडी नहीं मिलेगा, उनके ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगे। उसके अलावा मेंटल पीस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी कैसा देता है योगा, आपको पता है ना? हैप्पीनेस किस टाइप का हैप्पीनेस योगा देता है? वैसा हैप्पीनेस जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। हमारी जो खुशी है, हमेशा किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड होती है। हम जब भी खुश होते हैं उसका कोई रीज़न होता है। होता है ना? आप सभी लोग एग्री करते हैं कि जब भी हम खुश होते हैं उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। हमने कुछ नया खरीदा, बच्चों से मिल लिए, बच्चे घर आए, या हम उनसे मिल लिया, कोई ऐसा पर्सन जिसको हम पसंद करते हैं, अच्छे हमारे से अच्छे रिलेशनशिप है हमारे, कोई भी जो भी तो हमको उनसे मिल के अच्छा लगेगा। हमने कोई टीवी सीरियल देख लिया, हमने कोई मूवी देख ली, मतलब हमारी खुशी के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। हमने बहुत अच्छा डिनर किया फ्रेंड्स के साथ जाके, आउटिंग करके आए, पिकनिक को गए। आपकी खुशी का कहीं न कहीं कोई न कोई रीज़न होता है, बट जो योग रेगुलरली करते हैं, उनकी खुशी के पीछे कोई रीज़न नहीं होता, वो हमेशा खुश होते हैं। हमेशा उनके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो योग क्या करता है, योग किसी को ऐसा हैप्पीनेस देता है जिसका कोई रीज़न नहीं है, वो हर वक़्त ही वो पर्सन खुश रहेगा, हर वक़्त ही उसके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, और उसको खुश होने के लिए कभी किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ योग रेगुलरली करते रहिए, अपने आप हम उस चीज़ को फ़ील कर पाएँगे। तो क्या-क्या योग प्रोवाइड करेगा? मेंटल पीस, हैप्पीनेस, फ्रेशनेस ऑफ माइंड।
माइंड में ही तो सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं। ये जो इतना सारा स्ट्रेस इस एज में आता है, क्यों आ रहा है? बिकॉज़ वो लेडी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही इस रूप में। उसने अपने आप को जो देखा है कि मेरा स्त्रीत्व, मेरी सुंदरता, मेरा सब कुछ एज़ इट इज़ रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक रहता है ना ब्यूटीफुल दिखने का एक बड़ा चार्म रहता है लेडीज़ को। उनको लगता है अब मेरी एज भी ज़्यादा हो रही है, तो मेरे मुझे रिंकल्स भी आ जाएँगे, तो मैं पहले जैसे अच्छे नहीं दिखूँगी। तो क्या है, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए परेशान होते हैं। अगर हम ये मान लें कि ये चीज़ तो ज़रूरी है, ये तो होगा ही मेरे साथ, क्यों ना मैं अपने आप को इसके लिए रेडी कर लूँ मेंटली, फिज़िकली। अगर हम अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत है। ओल्ड एज में नहीं, हर एज में ही हमको सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। कभी-कभी हम अपने आप को ही पसंद नहीं करते कि हम ऐसे दिखते हैं, हमको थोड़ा और हाइट ज़्यादा होनी चाहिए थी, हमारा रंग थोड़ा और फेयर होना चाहिए था। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से खुशी-खुशी एक्सेप्ट करते हैं। तो जो सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है वो योग से मिलता है हमको। हम जैसे भी हैं, अपनी आत्मा और हमारा माइंड दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों हम अपनी आत्मा तक मेडिटेशन करके हम क्या करते हैं, मन कैसे शांत हो जाता है, हम अपने आत्म तत्व के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, हमको पता है। तो जब हम वो एक बार एक्सपीरियंस कर लेते तो हमको बाहर की तकलीफ़ें, ये बाहरी संसार की तकलीफ़ें परेशान ही नहीं कर पाती। तो इस एज में आने के बाद जब वो रेगुलरली योगा परफ़ॉर्म करते हैं तो उनको जो अकेलापन, क्योंकि इस एज में जनरली क्या होता है, 40 से 60 के बीच की जो लेडीज़ की एज है, धीरे-धीरे बढ़ती है, जैसे 45-50 तक आ गए। बच्चे जनरली बाहर जा चुके होते हैं, है ना? इन-लॉज़ उनके साथ किसी के पास है, कोई नहीं रहे, तो वो हस्बैंड-वाइफ अकेले हो गए। कभी-कभी 50, 55, 60 तक जाते-जाते हस्बैंड या वाइफ किसी एक की डेथ होने से कोई एक पर्सन अकेला रह जाता है। तो इस एज में सबसे ज़्यादा अकेलापन होता है। और दूसरी चीज़ है कि वो पास्ट में जीते हैं। जो ओल्ड होते हैं धीरे-धीरे, वो लेडीज़ बोलिए या मेल बोलिए या फीमेल बोलिए, हम पास्ट में जीना सीखते हैं, हम पुरानी बातों को सोच के खुश होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम जो प्रेज़ेंट है हमारा वो भी बहुत अच्छा है। वो भी हर किसी को नसीब नहीं है। तो योग क्या हमको प्रेज़ेंट में जीना सिखाता है। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस, फ्रेशनेस ऑफ माइंड और सभी कुछ हमको योग से मिलता है। ओल्ड एज में आने वाला अकेलापन, जो कि बच्चे चले जाने की वजह से हस्बैंड और वाइफ में से कोई अगर एक है तो फिर वो वाइफ अकेली है तो उनको वो जो अकेलापन होता है, दुख होता है, नर्वसनेस होती है, उसको पूरी तरह से योगाभ्यास से हम दूर कर सकते हैं। योग केवल रेगुलरली करिए, उसका मिरेकल अपने आप जो योगा प्रैक्टिशनर्स हैं या जो योग साधक हैं उनको पता होता है कि कैसे उसके मिरेकल्स होते हैं। हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में कि हमको योग ने कैसे फ़ायदा किया। क्योंकि ऐसे क्यों होता है? योग से हमारे जीवन जीने का जो दृष्टिकोण है, हमारा जो लुकआउट है, वो ही चेंज कर देता है। हम जो दुःख ही दुःख देखते हैं नॉर्मल पर्सन लाइफ में, योग करने वाला केवल दुःख नहीं देखता। अगर वो सही तरीके से योग कर रहा होगा, तो वो दुःख को देख छोड़ के अच्छी चीज़ों को देखना स्टार्ट करेगा कि मेरे पास कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स है लोगों की, जिसकी वज़ह से आज मेरे हाथ-पैर हेल्दी है, मेरे बॉडी के पार्ट्स अच्छे हैं, आज मेरा माइंड अच्छे से काम कर रहा है, मेरा ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये सब अच्छी चीज़ों को वो देखना शुरू करते हैं और उनका जीवन के प्रति पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हैंस इट इज़ नेवर लेट टू स्टार्ट योगा, टू बिगिन योगा। कभी भी हम स्टार्ट करें, तभी के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। मतलब योगा को अगर हम ओल्ड एज में भी स्टार्ट करते हैं तो वो एक रीबर्थ के जैसे होता है। जब भी आपने स्टार्ट किया, जिस भी दिन आपने स्टार्ट किया, उस दिन आपका पुनर्जन्म है, योग के द्वारा पुनर्जन्म, क्योंकि हमारी उसके पहले की लाइफ टोटली डिफरेंट थी। जो योग करते हैं उनको योग करने जिस दिन से उन्होंने स्टार्ट किया था ना, उसके पहले की लाइफ उनको पता है कि वो किस टाइप की लाइफ जी रहे थे। ठीक है? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने प्लान कैसे दिया हुआ है उनको। अ, तो हम जो गलत तरीके से जी रहे थे बिना योग के, अब तक समझिए कोई 45-50 तक किसी ने योग नहीं किया और 50 में आने के बाद उसने स्टार्ट किया तो लगेगा अब क्या फ़ायदा होने वाला है, ऐसे नहीं होता है। जिस भी दिन आपने स्टार्ट किया और सही अपने इंटेंशन से स्टार्ट किया, तो वो एक पुनर्जन्म है, वो एक रीबर्थ है। और क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है अल्टीमेट, क्योंकि क्या होता है, एक ओल्ड एज, धीरे-धीरे जब एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के साथ-साथ में एक मृत्यु का डर, एक फ़ियर ऑफ डेथ भी हमारे माइंड में कहीं न कहीं घर बना लेता है कि पता नहीं हमको कब क्या हो जाएगा। तो योग क्या करता है, हमको जो इस अल्टीमेट ट्रुथ से भी फेस करने के लायक बनाता है कि कभी भी कुछ भी हो, हम अपनी लाइफ़ को हर पल अच्छे से जी रहे हैं। तो हमें किसी बात का कोई डर या किसी बात का कोई दुःख नहीं है।
तो ये वो हमारा लुकआउट ही चेंज करता है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण योग चेंज कर देता है। तो किसी भी एज में हम करें, उस एज में हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो एक पीसफुली, हैप्पीली और करेजसली, मतलब एक साहस के साथ हमको उस मृत्यु को फेस करना सिखाता है। इसलिए कोई भी अगर एक्सक्यूज़ दे कि नहीं अब तो हमारी बहुत एज हो गई, अब तो हम 60-70 के हो गए, अब क्या एज, इस एज में क्या योगा करेंगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सक्यूज़ है, मतलब उनको करना नहीं है दैट मीन्स। लेकिन अगर करेंगे तो उसके फ़ायदे उनको तब भी मिलेंगे। और योगा का यूज़फुलनेस केवल उसकी प्रैक्टिस करके ही समझा जा सकता है। ऐसे बोलने बताने से किसी को योगा का बेनिफिट नहीं समझ में आएगा, जो करेगा उसको समझ आएगा। ठीक है, तो धीरे-धीरे हम बढ़ गए अभी 40-45 की एज तक, तो हमने किस तरह का उनको प्रोटोकॉल दिया है, पहले होगी प्रेयर, ठीक है, प्रेयर होगी, उसके बाद कोई भी एक शुद्धि क्रिया मीन्स कपालभाति हमने करना है, 2 राउंड ऑफ 30 स्ट्रोक्स, धीरे-धीरे स्किलफुल स्किलफुल कपालभाति, आराम से पॉज़ को मेंटेन करते हुए। उसके बाद कुछ लूज़निंग प्रैक्टिसेस करवाने हैं, जिसमें लूज़निंग प्रैक्टिस से हम हमेशा हेड से लेके स्टार्ट करेंगे और अपने पैर के टो तक जाएँगे, ठीक है? तो नेक बेंडिंग आएगा उसमें, शोल्डर रोटेशन आ जाएगा, ट्रंक का ट्विस्टिंग आ जाएगा लेफ्ट राइट। उसके बाद कुछ आसन स्टार्ट करेंगे, लूजनिंग बहुत ज़रूरी होती है, लूजनिंग के बिना हम आसन स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आसन, तो स्टैंडिंग पोजीशन से स्टार्ट किया है, तो पहले स्टैंडिंग पोजीशन के आसन। तो ये कुछ प्रोटोकॉल ऐसा है जिसको आराम से कोई भी इस एज ग्रुप के कोई भी लोग कर सकते हैं, लेडीज़। तो ताड़ासना, उसके बाद हस्तोत्तानासना स्ट्रेचिंग के लिए, उसके बाद पाद हस्तासना मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग, उसके बाद अर्ध चक्रासना हाफ व्हील। ये सिंपल आसन है, आप उसमें कुछ और चीज़ें डिपेंड करेगा कि उनको कोई डिसीज़, कोई जिनको आप दे रहे हो इंटरवेंशन या जिनको आपने प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उनको कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले से तो नहीं है, बैक लोअर बैक का, बैक पेन का वगैरह कोई इश्यू तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप उनमें एक आधे आसन और ऐड, ये एकदम सिंपल प्रोटोकॉल है, बेसिक प्रोटोकॉल है, जिसको इस एज के कोई भी लेडीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो उष्ट्रासन होता है, उष्ट्रासन के हमको पता है काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। तो उष्ट्रासन को कभी भी जो एक जो नॉर्मल उष्ट्रासन होता है, उस तरीके से ना करवा के उसके वेरिएशन के साथ करवाइए, जिससे कि वो कंफर्टेबल रहे बैक बेंडिंग के लिए। और उष्ट्रासन के जस्ट बाद फिर शशांक आसन या शशक आसन या चाइल्ड पोज आप करवाइए, जिससे कि उनका बैक को जो हमने बेंड किया है उसको इमीडिएटली आराम मिल जाए, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। उसके बाद उत्तान मंडूकासन दिया हुआ है, वक्रासन है, ये आसन आराम से इस एज ग्रुप के लेडीज़ बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, वक्रासन। और उनके जो इस एज में हमने जो डिसीजेस साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल, जितने भी इस टाइप के इमोशनल सारे टाइप के जो भी डिस्कम्फर्ट वो फील करते हैं, उन सब में उनको हेल्प मिलेगी इन सारे आसनों से। फिर उसके बाद सरल दंड, फिर सिटिंग पोजीशन में हमने इतने आसन करने के बाद फिर प्रोन पोजीशन में जाएंगे। प्री पोजीशन का हमेशा ध्यान रखना है कि स्टैंडिंग के बाद सिटिंग आना है, सिटिंग के बाद प्रोन आना है, प्रोन के बाद सुपाइन, और सुपाइन के बाद फिर से सिटिंग पोजीशन में आके प्राणायाम करना है, ठीक है। तो अभी हम पहुंचे हैं प्रोन पोजीशन तक। तो सरल धनुरासन, धनुरासन में सरल वाला देना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वो अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो आराम से उनको सरल धनुरासन दीजिए। किसी को भी ज़रूरत हो कुशन या ब्लॉक्स, इन सब की सहायता से उनको करवाइए। देन सुपाइन पोजीशन में आएंगे, इसमें और भी आसन हम कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि भुजंगासन है, ऊर्ध्वमुख श्वानासन है, बट उसका होल्डिंग ज़्यादा देर का नहीं रखवा सकते। ऊर्ध्वमुख श्वानासन में थोड़ा सा मतलब वो ज़्यादा देर के आप होल्डिंग के साथ उसको नहीं करवाते हो। सरल धनुरासन ओके है, इवन हमारा भुजंगासन भी ठीक है, और ग्रास ओपर पोज जिसको बोलते हैं लोकस्ट पोज, वो भी करवा सकते हैं आप कुछ कम देर के होल्डिंग के साथ। देखिएगा कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो कितने कंफर्टेबल हैं, उनकी बॉडी कितना अलाउ कर रही है उस चीज़ के साथ। उसके बाद सुपाइन पोजीशन में आइए, सुपाइन पोजीशन में उनको लाके सेतुबंध आसन मतलब ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन के बाद में पवन मुक्तासन। ये सभी पोजेस उनके एब्डोमेन रीजन के लिए, उनके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम हर सिस्टम्स के लिए,
मतलब बॉडी का ऐसा है कि बेस है, अगर डाइजेशन प्रॉपर है तो बाकी सारे सिस्टम्स हेल्दी हैं, अगर डाइजेशन ही ठीक नहीं है तो आप किसी भी बीमारी को जल्दी क्योर नहीं कर पाएंगे, आसन के थ्रू भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले, सबसे पहले उनका डाइजेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है, और उसके लिए आप उनको डाइट भी प्रॉपर टाइम टू टाइम लेने बोलिए, जो भी वो जैसा भी डाइट उनका है उस पे भी ध्यान दीजिए। काउंसलिंग में आपको पता है काउंसलिंग इसी बेस पे होती है कि सारी चीज़ें पूछी जाए कि आप कब क्या खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितना मील लेते हैं, ये सब चीज़ें वहीं पे आपको करेक्ट करनी है। उसके बाद आसन करेंगे तो जल्दी बेनिफिट होगा। लास्ट में शवासन होगा, ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है। इसमें कुछ आसन आपके पेशेंट या आपके स्टूडेंट के बॉडी टाइप के या उनकी यूनिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं या इसमें से कोई हटा सकते हैं। ठीक है। शवासन। उसके बाद प्राणायाम में अनुलोम विलोम ऐसा है जो कभी भी किसी को करवाया जा सकता है, उसमें कोई किसी तरह का मतलब जैसे हमको सोचना पड़ता है कि चंद्रवेदी किसको करवाएं, सूर्यवेदी किसको ना करवाएं, अनुलोम विलोम में वैसे कुछ नहीं होता, वो सभी के लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ टाइम का ध्यान रखिए, 5 मिनट काफ़ी है, एक बार में, एक सिटिंग में 5 मिनट काफ़ी है। ठीक है। और स्पीड बहुत कम रखना है, फास्ट अनुलोम विलोम से कोई फ़ायदा नहीं होता। हम तो दिन भर में तेज़ सांसें ले ही लेते हैं, हमको और तेज़ सांसों की ज़रूरत नहीं है, हमको एकदम स्लो करना है। सेकंड बता दीजिए, 3 सेकंड इनहेलेशन, 4 सेकंड इन एक्सेलेशन। इवन आप उनको कुंभक के साथ भी दे सकते हो अगर वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो तो। और वो बीपी के पेशेंट अगर नहीं है हाई बीपी के, तो हम उनको विद कुंभक भी करवा सकते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम उनको कुंभक के साथ करवा सकते हैं अगर वो पुराने प्रैक्टिशनर हैं। कोई भी नए पर्सन को कुंभक नहीं देना चाहिए कभी भी। उसके बाद एंड में आप ध्यान करवाइए। ध्यान में एकदम जो मेडिटेशन वर्ड जो हम यूज़ करते हैं कि मेडिटेशन करवा लीजिए। मेडिटेशन हम लोग हमेशा ही डिस्कस करते हैं कि मेडिटेशन उतना आसान नहीं है जितना बोला जाता है। मेडिटेशन कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमने सिर्फ आंखें बंद की और हम बैठे हुए हैं आधे एक घंटे से, 1 घंटे से, ये सबको नज़र आएगा, इवन हमको भी लगेगा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। बट अगर उसका टेक्निक ही रॉन्ग है, अगर हमने उसकी टेक्निक को ही नहीं समझा, तो मेडिटेशन 1 सेकंड के लिए भी नहीं होगा और उसका बेनिफिट भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट पे ध्यान करने बोलिए। जैसे कोई अगर स्पिरिचुअल है, ओमकार को मानते हैं, तो ओमकार को ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ओमकार में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तो सोहम दे सकते हैं। उसके अलावा उन या फिर वो जिसको भी मानते हैं, उनका उनको ध्यान रख के भी मेडिटेशन, मतलब केवल उसी ऑब्जेक्ट पे आपका ध्यान रहे, यही मेडिटेशन है। ऐसा नहीं है, मेडिटेशन मतलब ये नहीं होता कि आप भूल गए कि आप कहाँ हैं, आप सुध-बुध खो गए, वो मेडिटेशन नहीं होता। आप सिर्फ़ जो ऑब्जेक्ट आपको मिला है, उसके अलावा आपके माइंड में दूसरे विचार नहीं आ रहे हैं, या फिर आएँगे भी। ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं आ रहे हैं बोलने से सप्रेस करना हो गया कि नहीं, विचार नहीं आएगा। और जितना हम मना करेंगे, वो ज़्यादा करेगा हमारा ब्रेन। तो हमको अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग देनी है, अपने स्टूडेंट को ऐसी ट्रेनिंग देनी है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस ऐसे करवाना है कि आपके माइंड में अगर ब्रेन में कोई थॉट आ रहा है तो उसको आने दो, जितने आएंगे आने दो। सिर्फ और सिर्फ कोई जजमेंट, कोई उसके ऊपर आपको एनालिसिस नहीं करना है। अब मैंने आंखें बंद कर ली, आपको लग रहा है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, बट मेरे माइंड में ये है कि मुझे अब नेक्स्ट 5 मिनट में और क्या पढ़ाना है। मेरे माइंड में प्लानिंग चल रही है, बट आपके अकॉर्डिंग मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, मैं एकदम स्टिल पोजीशन में बैठी हुई हूँ। ठीक है। तो दिखने के लिए वो मेडिटेशन है, बट एक्चुअली मेडिटेशन नहीं है, मेरे माइंड में तो प्लानिंग चल रहा है। तो मेरे माइंड में अगर एक सिंगल थॉट है, अगर मेरे आंखों के बंद आंखों के सामने एक जलती हुई कैंडल है और मुझे उसके अलावा और कुछ ना दिख रहा है, ना समझ आ रहा है, ना आसपास की आवाज़ आ रही है, तो वो मेडिटेशन है। मतलब सिंगल पॉइंटेड फोकस इज मेडिटेशन। तो इनको धीरे धीरे ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको प्रोत्साहित करिए, एनकरेज करिए कि कितना सेकंड आपने आज किया, फिर कितना सेकंड आपके इंक्रीज हुए नेक्स्ट 4-5 दिनों में या हफ्ते भर में या 15 डेज में। जितना भी सेकंड का वो करेंगे उतना उनके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा, उतना ही स्ट्रेस लेवल उनका कम होगा। उसके अलावा एंड में शांति पाठ करवाइए, कोई प्रेयर। इस तरीके से आप उनका लेसन प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। अब रही बात और थोड़ा ओल्ड एज की, ये हमने कर ली थी बात
मतलब 40 अराउंड से लेके 45 50 तक भी आप उस पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करवा सकते हैं। बट हमको क्या करना है, हमको उसके बाद की जो एज है, उस पे भी थोड़ा फ़ोकस करना है। क्यों? क्योंकि हम योगा फॉर वुमेन देख रहे हैं। हमारा जो लेक्चर है योगा फॉर वुमेन, मतलब वुमेन की चाइल्डहुड एज से उनकी ओल्ड एज तक के लिए योगा। तो हमने 50 साल तक 55 50 तक के लिए देख लिया कि वो आराम से उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। अब आपको पता है 55 या उससे भी ज़्यादा एज में जब वुमेन होते हैं, तो उनको कई टाइप के प्रॉब्लम्स जैसे बैक में पेन या फिर किसी ने कोई सर्जरी करवाई है, तो इस टाइप के इश्यूज़ उनको हो चुके हैं। देन आप कैसे उनको वो प्रोटोकॉल फ़ॉलो करवाएँगे? तो उनके लिए कुछ स्पेशल डिज़ाइन कीजिए अपना प्रोटोकॉल उनके लिए। हमेशा वैसे भी योग थेरेपी में प्रोटोकॉल अलग-अलग पेशेंट, अलग-अलग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। सबको सेम चीज़ें नहीं करवाई जा सकती। किसी का हर्निया का ऑपरेशन होके 6 मंथ हुए हैं या 1 ईयर हुआ है, तो आप दूसरे लोगों के साथ उनको सेम आसन नहीं दे सकते हो। है ना? तो ऐसे आपको अपने पेशेंट का, अपने स्टूडेंट का यूनिक रिक्वायरमेंट देख के उसके अकॉर्डिंग उनका लेसन प्लान रेडी करना होगा। अब किसी को बैक में पेन है या नी में पेन है समझ लीजिए, ठीक है? वो नीचे नहीं बैठ पाते, नीचे बैठने के बाद वो उठ नहीं पाते, तो फिर आप कैसे उनको अपने योगा क्लास में रखेंगे? तो आपको उनको स्पेशल अरेंजमेंट्स कुछ करने होंगे कि आप चेयर पे कीजिए। चेयर पे ही उनको सभी तरह के एक्सरसाइजेज लंग्स के लिए, स्पाइन के लिए, इस तरह से जैसे कि पिक्चर में हमको दिख रहा है, इस तरीके से आप उनको करवा सकते हैं अलग-अलग चीज़ें। जिससे कि योगा का उनको बेनिफिट भी मिले और उनके बॉडी को तकलीफ भी ना हो। उनकी बॉडी जितना अलाउ करे, आप उनके अकॉर्डिंग उनको करवा सकते हैं। हो सकता है धीरे-धीरे प्रैक्टिसेस से उनको आराम मिल जाए और फिर वो नीचे बैठ के करने लगे। कुछ प्रॉप्स की हेल्प से जैसे कुशन्स हैं, ब्लॉक्स हैं, इन सब की हेल्प से वो धीरे-धीरे करने लगे। बट योग में कभी भी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया जाता है कि दूसरे स्टूडेंट कर रहे हैं, तो आपको भी करना होगा, इस तरह से कभी भी योग में नहीं होता। ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं सीटेड एक्सरसाइज़ एक्टिविटी फॉर सीनियर्स। अब हम और थोड़ा ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं धीरे-धीरे बिकॉज़ आज का ये हमारा लेक्चर इसके लिए योगा फॉर वुमेन के लिए लास्ट लेक्चर है। तो इसमें हम एकदम ओल्ड एज के लिए भी देख लेंगे कि चेयर पे हम कैसे कर सकते हैं, पैरों को टैप कर सकते हैं नी के लिए, ठीक है? देन लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कि आपका नी में जनरली जैसे-जैसे एज बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपने देखा होगा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है नी में पेन होना। नी में पेन होता है ना? नी बेंड नहीं होता, बेंड होता है तो स्ट्रेट होने में प्रॉब्लम होती है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, नीचे बैठ गए तो उठ नहीं पाते। तो सबसे ज़्यादा एक कॉमन जो प्रॉब्लम है ओल्ड एज की वो होता है नी पेन, कई बार किसी को रिप्लेसमेंट के लिए भी बोल दिया जाता है। तो हम योग के थ्रू, माइक्रो एक्सरसाइज के थ्रू नी को हेल्दी रख सकते हैं और उसके डिसीज़ेज़ को हम गारंटी नहीं दे सकते किसी को। आप किसी को एकदम से गारंटी मत दीजिए। अगर आपने पहले किसी को क्योर किया है 2-3 मंथ में, तो दूसरे को गारंटी मत दीजिए कि मैं आपको 2-3 मंथ में ठीक कर दूँगी। बिकॉज़ हो सकता है उनका ऐज कुछ अलग रहा होगा, इनका कुछ ऐज अलग है। माना कि दोनों का ऐज सेम है, इनका लाइफ़स्टाइल, इनका डाइट कुछ अलग तरीके का लेते हैं। ये रात को लेट नाइट सोते हैं, वो जल्दी सोते थे। उनका हेल्दी लाइफ़स्टाइल था, इनका नहीं है। तो आप 2 पर्सन को कंपैरिज़न नहीं कर सकते बिकॉज़ आप दोनों को प्रॉपर्ली नहीं जानते। तो किसी को भी गारंटी मत दीजिए। डिपेंड करेगा कि वो आपको कोऑपरेट कितना कर रहे हैं और सब कुछ एक जैसा भी है ना, तो माइंड सेट कैसा है। किसी-किसी को ट्रस्ट ही नहीं होता कि हम हो जाएँगे ठीक। उनको भी टाइम लगता है और किसी-किसी को इतना ट्रस्ट होता है, एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी काम करता है। जैसे कि किसी को पता है कि योग से बहुत मैं जल्दी अच्छी होने वाली हूँ, मुझे सब पहले से पता है, सिर्फ़ मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अब मुझे अच्छा योगा टीचर मिल गया है, अब तो मैं एकदम अच्छे से अच्छी हो जाऊँगी 1 मंथ में। ये जो माइंडसेट, ये जो पॉज़िटिव एटीट्यूड है, ये उनको जल्दी ठीक करेगा और वो उतना ही पैशनेट होके योग को करेंगे, ठीक है? तो किसी को भी किसी चीज़ की गारंटी मत लीजिए। दूसरी बात है कि जैसे-जैसे ऐज बढ़ती है, आप उनको प्रॉप्स के साथ, चेयर के साथ, सपोर्ट के साथ योगासन करवाइए जितना उनकी बॉडी अलाउ करती है। तो नी के लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, लेग को एक्सटेंड करना, लेग को स्ट्रेच करना, लेग से सर्कल बनाना, एक बार राइट से देन लेफ्ट से, उसके बाद टैप करना पैरों से, उसके बाद बैठे-बैठे ही आर्म स्विंग, हाथों से सर्कल बनाइए, चेस्ट को स्ट्रेच करना है दोनों हाथ पीछे लेके, उससे क्या होगा उनके लंग्स में ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी। ऑक्सीजन जितना अच्छे से जाएगी, बॉडी पूरी हेल्दी होने लगेगी बिकॉज़ रीज़न ये है,
अपनी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन फ्लो हो रही है हेड से लेके टो तक, वो जाती तो हमारे लंग्स के थ्रू ही है। तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना सबसे बड़ी चीज़ होती है योग में। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा लंग्स पे काम करते हैं, इसीलिए हम प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम तो ज़रूर करवाइए, अच्छे से बिठा के। अगर वो 5 मिनट करने में थक जाते हैं, उनका हाथ थक जाता है, तो राइट से करने की जगह लेफ्ट से करवाइए थोड़ी देर। वैसे तो राइट से किया जाता है, बट कोई बहुत ज़्यादा नुकसान लेफ्ट से किया तो नहीं है, ठीक है। तो अगर वो 2 मिनट भी अपने राइट हैंड को नहीं रख पा रहे, तो 2 मिनट राइट से, देन 2 मिनट लेफ्ट से करवाइए अनुलोम विलोम। दोपहर में फिर से एक बार करने बोलिए, शाम को एक बार फिर से करने बोलिए, रात को एक बार फिर से करने बोलिए। 5-5 मिनट अगर 4 बार करेंगे वो, तो उनको बहुत जल्दी जो भी प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड जो भी हो, क्यों, उसका रीज़न क्या है? योगा आसन, जो योगा में जो आसन होते हैं वो थोड़ा लेट वर्क करना स्टार्ट करते हैं, बट जो प्राणायाम है वो पहले काम करता है। इसका रीज़न किसी को पता है कि प्राणायाम क्यों योगा आसनों से पहले काम करता है? क्यों वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है? रीज़न क्या है? हाँ, मतलब आसन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्राणायाम है। हुँ, हुँ। ठीक, ठीक है, मैं भी आंसर देती हूँ अभी, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। देखिए, ये रीज़न है कि कॉन्सन्ट्रेशन होता है, कॉन्सन्ट्रेट किसी भी चीज़ पे कॉन्सन्ट्रेट करेंगे तो वो चीज़ जल्दी फ़ायदा करेगी। जैसे हम पढ़ाई कॉन्सन्ट्रेशन से करते तो हमको जल्दी याद होता है, लेकिन हम इधर-उधर सोच रहे हैं और पढ़ाई भी करें तो याद ही नहीं होता। तो बात ये सही है कि कॉन्सन्ट्रेशन, लेकिन उसका जो मेन जो सॉलिड रीज़न है वो ये है कि हमारी बॉडी के 5 कोशा हैं। अपर लेयर है हमारी अन्नमय कोशा, उसके बाद मनोमय, उसके बाद प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय और फिर आनंदमय कोशा। तो पहले लेयर पे मतलब हमारी जो अन्नमय लेयर है उस पे काम करता है हमारा फिजिकल जो शैत है उस पे काम करता है योगा आसन और डाइट। लेकिन जो प्राणमय कोश है सेकंड वाला, उस पे डायरेक्टली वर्क करता है हमारा प्राणायाम। मतलब हम बॉडी के सेकंड लेवल पे, अंदर के सेकंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और आसनों में हम फर्स्ट लेवल पे ही है, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, बॉडी को बेंड कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो आसन भी बेनिफिट करता है, लेकिन अगर जब प्राणायाम का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसलिए बोलते हैं, जो भी जिमिंग भी करते हैं ना, एक्सरसाइज जिम में एक्सरसाइज भी करते हैं, उनको भी बोला जाता है चलो आप योग मत करो, लेकिन आप योग में से योग का कुछ पार्ट मतलब प्राणायाम तो भी एटलीस्ट करो, क्योंकि आपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया, आपने ब्रेथ रेट को बढ़ाया, उसको नॉर्मलाइज तो करो। और सेकंड लेवल पे काम करोगे तो डिसीज, इसीलिए बोला जाता है कि डिसीज ठीक होते हैं जल्दी जब हम प्राणायाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप इनहेल एक्सहेल करते हो, तो जो एयर, जो फ्रेश एयर या ऑक्सीजन बोलिए, वो डायरेक्ट आपकी सेल्स में जाएगा, लंग्स से होते हुए, हार्ट से होते हुए पूरे बॉडी के ब्लड में मिक्स होगा और ब्लड से जाएगा पूरे सेल्स में ऑक्सीजन। तो आप डायरेक्ट सेल्युलर लेवल पे काम कर रहे हो, और आपको पता है आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सिस्टम आपका सेल से बना है। तो अगर हम डायरेक्टली अंदर ही चले गए, अंदर ही जाके सुधार दिया चीज़ को, तो फिर प्रॉब्लम कैसे होने वाली है? तो ये रीज़न है कि प्राणायाम जब हम कंबाइन कर लेते हैं किसी चीज़ के साथ में, तो वो चीज़ 101% उसमें फ़ायदा होने ही वाला है। इसलिए योग में कभी भी प्राणायाम को बिल्कुल भी सेकेंडरी नहीं समझा सकता। इवन उसको उसको हमेशा प्राइमरी ही समझना चाहिए, क्योंकि जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट हैं, उनको तो हम आसन नहीं करवा सकते, आपको पता है ओल्ड एज में। ओल्ड एज है या कोई भी बेड रिडन है, अगर वो हिल भी नहीं सकता पर्सन, लेकिन उसको अगर थोड़ा बहुत उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो अगर उनको प्राणायाम करवाया जाए, उनको डीप ब्रीदिंग करवाया जाए, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सेल्स पे जाके वर्क करने लगते हैं, आसन तो वो करने की स्थिति में है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओल्ड एज में उनको कई सारे सुविधाएं देके, चेयर देके, सपोर्ट के साथ, कुशंस के साथ, फोल्डेड ब्लैंकेट के साथ और ब्लॉक्स के साथ में कई सारे पोजेज आराम से करवा सकते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी लेडीज अपने उस एज में जो भी डिस्कम्फर्ट उनको फील होते हैं, अकेलापन होता है, दुख होता है और नर्वसनेस होती है, सब योग से सब ठीक हो जाता है। बिकॉज़ हम खुद देख रहे हैं, जो लोग कई सालों से योग कर रहे हैं, वो कितने स्टेबल रहते हैं मेंटली, वो हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं। जो भी हो मेरी लाइफ में मैं खुश हूँ, बिकॉज़ मेरे योग ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मुझे ना ज़्यादा दुःख होता है, ना मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मैं न्यूट्रल हो चुकी हूँ कंप्लीटली। किसने किया? योग ने किया। तो ये है योग का महत्व लेडीज़ की लाइफ में। जस्ट